हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। प्लेलिस्ट में मैं पार्ट्स अपडेट करता जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेना। यूपी पीसीएस 2022 टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। तो शुरू करें। चलिए 26 देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी के बारे में पूछा है। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51। पहला पॉइंट लिखा है, बेसत्ताधारी पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के परिवर्तन के बावजूद, बे का मतलब डीपीएसपी रूलिंग पार्टी के परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डीपीएसपी के बारे में आप लोग अब अच्छी तरीके से जान गए हैं कि डीपीएसपी एक सरकारों के लिए आईने की तरह काम करती है। सरकारें जो भी कानून बनाए, जो भी अधिनियम बनाए, इन सभी में डीपीएसपी के मूल तत्व शामिल होना चाहिए। निचले स्तर की सरकारों से लेकर ऊपरी स्तर की सरकारों को वेलफेयर वाले कार्य करने चाहिए, ऐसा डीपीएसपी बोलता है। सरकारें कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीपीएसपी तो वही रहेंगे ना हमेशा। कोई भी सरकार आए, उनको वेलफेयर का ही काम करना है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने स्थिरता और निरंतरता वाली बात की है। ठीक है, पहला पॉइंट करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है, इन सिद्धांतों ने यानी नीति निर्देशक तत्वों ने न्यायिक समीक्षा, जुडिशल रिव्यू की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में अदालतों की मदद की है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के माध्यम से भी कई बार बता चुका है कि सरकारों के कामों को समझने के लिए प्रीएम्बल बहुत ज़रूरी है। सरकार के काम समझने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी कानून, कोई भी नियम संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है या फिर रॉन्ग है, इसकी वैलिडिटी के लिए प्रीएम्बल हेल्प करते हैं, डीपीएसपी हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन वो हेल्प करते हैं जुडिशरी को भी। थर्ड पॉइंट है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व अध्याय के बाहर कोई निर्देश नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व के जितने भी प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेलफेयर वाले कार्य तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। जैसे आप आर्टिकल 338 पढ़ते हैं, आप 338 ए भी पढ़ते हैं, 338 बी भी पढ़ते हैं। तो इनमें क्या है, 338 में नेशनल कमीशन है एससी के लिए, 338 में नेशनल कमीशन है एसटी के लिए, और 338 बी में ओबीसी के लिए नेशनल कमीशन है। तो ये एक्चुअली कमीशन कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली वेलफेयर के लिए तो काम कर रहा है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व अध्याय के बाहर कोई निर्देश नहीं है। तो ऐसा नहीं है, निर्देश हम लोगों ने देख लिए कि डीपीएसपी के अलावा और भी संविधान के जो आर्टिकल हैं वहाँ पर भी प्रोविजन मिल जाते हैं वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये गलत है पॉइंट। ठीक है, पहला सही है। चलिए 27 देखिए। आर्टिकल 51 के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने इंटरनेशनल पीस के बारे में चर्चा की थी। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब सभी सरकार है। तो 51 में और भी बातें लिखी हुई हैं, वो भी हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले अब 51 को देख लीजिए कि 51 में क्या क्या प्रोविज़न लिखे हुए हैं। देखिए, आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन को रोटेशन पर देखना तो दिख जाएगा, नहीं तो फॉन्ट बहुत छोटा दिखेगा आपको। 51 में बताया गया है, पहला पॉइंट है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा स्टेट। दूसरा पॉइंट लिखा है बी पॉइंट, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन। और यहाँ पर भी आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ दिख रहा है कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। ठीक है, यहाँ पे 51 का चौथा पॉइंट पढ़िए, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान के लिए प्रोत्साहन करना। यानी पॉइंट नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये भी 51 का पार्ट है। आपको याद रखना है कि 51 में 4 क्लॉज दिए हैं, ए बी सी डी, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सी पॉइंट क्या लिख रहा है, सी पॉइंट में लिखा है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटियाँ हैं उनका सम्मान करने की बात यहाँ पे की गई है। लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी बात नहीं लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में आपात स्थिति के दौरान अन्य देशों को राहत प्रदान करना, ये 51 की बात नहीं है। 51 में ऐसा नहीं लिखा। 5th पॉइंट पढ़िए, स्थानीय कानूनों के प्रति सम्मान बढ़ाना। तो यहाँ पे स्थानीय कानूनों वाली भी कोई बात नहीं लिखी है, यानी ये भी गलत है। सही कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए 28 बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है। इसमें पूछा गया है कि किस प्रावधान को उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों दोनों में मिलता है। यानी ऐसा पॉइंट हम लोग को बताना है, ऐसा स्टेटमेंट बताना है जो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी में कॉमन है। तो जल्दी से पढ़िए। पहला पॉइंट है 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ये कहाँ पे है, ये तो फंडामेंटल राइट है ना भाई, 21A में लिखा है। सेकंड पॉइंट पढ़िए, नेचुरल इन्वायरमेंट की रक्षा और सुधार करना। अब हमें बताइए आप कि डीपीएसपी में आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात किस आर्टिकल में पढ़ी थी? हम लोगों ने इसको तो कई बार पढ़ लिया है, 48A। ठीक है, 48A
और ये कब जोड़ा गया था? ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था। तो 48 तो डीपीएसपी हो गया। अब आपको फंडामेंटल ड्यूटी में ये लिखा हुआ दिखता है क्या कहीं, जहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कुछ बात हुई हो? बिल्कुल दिखती है। यहाँ पे देखिए जल्दी से, पार्ट नंबर 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, टोटल 11 है। क्वेश्चन हम लोग देखे थे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन वाली, कहाँ पे बात हुई है? फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा है कि नहीं लिखा है? आप 51A सब क्लॉज जी में देखेंगे, यहाँ पे पढ़िए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो पर्यावरण के संरक्षण की बात आपने 40A में देख लिया और 51A जी में देख लिया, यानी ये आपने डीपीएसपी में देख लिया और इसको आपने फंडामेंटल ड्यूटी में देख लिया, जो दोनों जगह कॉमन है। समझ में आया? तो बी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन के हिसाब से, जो डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों में मिलता है। बी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संविधान के भाग 4A में निहित फंडामेंटल ड्यूटी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे है? भाग 4A में है। देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। यहाँ पे 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं और इसमें कन्फ्यूज हमेशा यही करता है, आपको पता है, आप पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे एक आध पॉइंट वो डीपीएसपी का रख देगा, या डीपीएसपी जब पूछता है तो कुछ पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के डाल देता है, उसी में हम लोगों को पहचानना होता है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितनी है? टोटल 11 हैं। पहले 10 थी, लास्ट में एक ऐड की गई। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है यानी 11वीं 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और ये कब हुआ था? 2002 में। 6 से कम आयु वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और अनिवार्य शिक्षा, ये क्या है? ये डीपीएसपी लिखा हुआ है इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो ये तो गलत हो गया ना। और ये आर्टिकल 45 लिखा है, आर्टिकल 45, इसको भी कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब ये जोड़ा गया था तभी ये जोड़ा गया था, और इसी के साथ साथ 21 से फंडामेंटल राइट भी जोड़ा गया था। तो ये तीनों चेंज 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए थे। और एज के बारे में भी कन्फ्यूज मत होना। और 21A में जो लिखा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात हुई है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है। क्लियर है? और डीपीएसपी में जो लिखा है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा की बात हुई है। क्लियर है? और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो लिखा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अवसर प्रदान कराएगा, उनके पेरेंट्स कराएंगे, उनके गार्जियन कराएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पॉइंट नंबर ए पढ़िए, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक वस्तु का संरक्षण करना। तो नेशनल इंटरेस्ट वाले जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 49 में है और 49 डीपीएसपी है। 49 देखिए, इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ये सरकार की जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट, संरक्षण करना, किस चीज़ का? एवरी मोनूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं। जैसे अभी हम लोगों ने आर्टिकल 49 देखा तो वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह लग रहा था। तो ये 51A में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं इनको ठीक से देख लेना। आप लोगों के पास BR एक्ट होगा, वहाँ से पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट ए भी देखा, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे आइए वापस फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आइए। ये आपने देखिए यहाँ पे 51 में क्या लिखा? फॉर एवरी सिटीजन, ये ड्यूटी किसकी है? एवरी सिटीजन की है, नागरिकों की है। यानी इसका क्या मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, ना कि नॉन सिटीजन के लिए। जैसे पहले पॉइंट में लिखा है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो नॉन सिटीजन रिस्पेक्ट करे या ना करे उससे क्या मतलब है? लेकिन सिटीजन को तो करना चाहिए ना। तो ये सिटीजन के लिए है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग वो देख लेते हैं। आप लोग पॉइंट नंबर आई देखिए। आई में क्या लिखा है? आई में टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, और टू एब्जर्व वायलेंस, हिंसा से दूर रहना, ये हम लोगों की ड्यूटी है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको पॉइंट नंबर सी में दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर? तो आंसर सी हो गया। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इन्होंने बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रपोज किया था, जिसमें से 10 को तो ले ही लिया गया था, और इन्होंने एक पॉइंट ए भी ऐड किया था, करों का भुगतान कर राष्ट्र के विकास में योगदान करना। तो इसको लिया नहीं गया था, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रीनविले ऑस्टिन द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान के विवेक के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को संविधान के विवेक के रूप में बोला गया, किसके द्वारा? ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएगा।
ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। हो जाएगा। आइए 31 देखिए। 31 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने के पीछे तर्क क्या है। चलिए देखते हैं। नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं। ये बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी परस्पर अविभाज्य हैं। तो थ्योरेटिकली तो सब कुछ सही लग रहा है कि हम लोगों को जो ड्यूटीज़ लिखी हैं उनको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो तो किया नहीं जाता। और इनको फॉलो करना कोई कंपलसरी भी नहीं है ना, कंपलसरी भी नहीं है, बाध्यकारी भी नहीं है। ये तो हम लोगों की मोरल अथॉरिटी है ना, मोरल अथॉरिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। उसमें अगर एक बात लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति का हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए तो करना चाहिए भाई। तो आपकी मोरल वैल्यूज़ यदि तगड़ी होंगी तो आप फॉलो करेंगे, आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप देश के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप कंट्री के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि देश से आप सब कुछ लेना तो चाहते हैं फंडामेंटल राइट के माध्यम से, लेकिन देश के लिए कुछ देना नहीं चाहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के माध्यम से। और ऐसा अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को मिल सब कुछ जाए और हम लोग दें कुछ ना देश को, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना हम सभी पे कि हम लोगों को भारत का नागरिक बोला जा रहा है। समझ आया पहला पॉइंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों के शामिल होने से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। बिल्कुल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लगभग सभी बातें ऐसी हैं जिससे एक तरह से सोशल ऑर्डर अपहोल्ड होता है, सोशल ऑर्डर अपहोल्ड होता है। अगर हर नागरिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली सोशल ऑर्डर अपहोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे किसी व्यक्ति को शासित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, समझ आया। सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर सभी लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने लगें तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशल ऑर्डर जो है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, मौलिक कर्तव्यों के शामिल होने से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। ये तो शायद सेम पॉइंट लिख दिया ना, दूसरा तीसरा तो सेम पॉइंट है, शायद प्रिंटिंग गलत हो गई इन लोगों से। तो यहाँ पे सभी सही हैं, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट हो जाएगा। 32 में क्या है, पहला पॉइंट पढ़िए। एक संवैधानिक सरकार राज्य के अधिकारों पर सीमाएं निर्धारित करती है। यहाँ पे राज्य के अधिकारों की बात हो रही है। यहाँ पे एक तरफ संविधान है और दूसरी तरफ सभी सरकारें हैं। ठीक, पहली चीज़ तो ये समझिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान ने सभी सरकारों को सीमित करके रखा है, सीमित करके रखा है, बिल्कुल सीमित करके रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी सरकार है, चाहे निचले स्तर की हो चाहे वो उच्च लेवल की हो, उच्च स्तर की हो, सभी को एक नियम के अनुसार चलना है, रेगुलेशन के अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है। ठीक है, अपने मनमाने ढंग से नहीं चल सकते। इसलिए लिखा है कि अधिकारों पर, राज्य के अधिकारों पर सीमाएं निर्धारित करती है। करेक्ट लिखा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सरकार के कैबिनेट के रूप में एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अकाउंटेबिलिटी किसकी, सरकार की। और सरकार कौन रहता है, जो कैबिनेट में बैठे रहते हैं, जो कैबिनेट में हैं वो सरकार होती है। सरकार जिम्मेदार है किसके प्रति, संसद के प्रति। ठीक है, और संसद के माध्यम से नागरिकों के प्रति। समझ में आया। अल्टीमेटली सरकार जो है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, नागरिकों के प्रति, लेकिन संसद के माध्यम से, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं ना। तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें नागरिकों के प्रति जिम्मेदार, अकाउंटेबल होती हैं। और अगर गलत करेंगे तो संसद में जवाब देना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बहुत बड़ा फीचर लिखा हुआ है। ठीक, सेकंड पॉइंट करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है छाया मंत्रिमंडल, यानी शैडो कैबिनेट भारतीय कैबिनेट प्रणाली की एक विशेषता है। शैडो कैबिनेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये कॉन्सेप्ट चलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। एक कैबिनेट तो आप लोग समझते हैं जो रियल गवर्नमेंट है। तो शैडो कैबिनेट से क्या मतलब समझ में आ रहा, यानी ये रियल तो नहीं होगी। ठीक है, रियल नहीं होगी। ये व्यवस्था ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम में होता है। ठीक है, और ये अपोजिशन के द्वारा बनाई जाती है शैडो कैबिनेट। बस इतना ही जानना, भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये भारतीय कैबिनेट प्रणाली की विशेषता नहीं है, ब्रिटिश की है। तो सही यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। समझ आया। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय और कनाडाई संघ के बीच समानता दर्शाता है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि फेडरेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया है। फेडरल की जगह हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का यूज किया है। हिंदी में तो दोनों का मतलब संघ ही है, इसका भी मतलब संघ है, इसका भी मतलब संघ है। अगर आप अमेरिकन मॉडल को पढ़ेंगे ना तो अमेरिकन मॉडल में समझ में आता है कि वहाँ पे जो केंद्र है, केंद्र का निर्माण, सेंटर का निर्माण राज्यों के द्वारा हुआ है। ठीक है,
राज्यों के द्वारा, यानी राज्यों ने केंद्र को बनाया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अपोजिट है। यूएसए मॉडल में राज्यों को केंद्र से अलग होने का पूरा अधिकार है, ठीक है, पूरा अधिकार है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में स्टेट जो हैं वो डिस्ट्रक्टिबल नेचर के नहीं है। और हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय शब्द को वरीयता नहीं दी है। आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 में आपको यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ दिखाई देगा। यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। तो हम लोगों ने वरीयता दी है यूनियन ऑफ स्टेट्स पर, राज्यों के संघ पर वरीयता दी है, ना कि संघीय शब्द पर। तो ये दोनों में मैच नहीं करती। कनाडाई मॉडल संघीय शब्द को वरीयता देता है, लेकिन हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स को वरीयता देते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल पहला पढ़िए, क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहीं पे आपको सीखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फेडरल ना लिख के क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, राज्यों का संघ लिखा है। और आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये भी सीख लिया है कि यहाँ पे राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको, यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सेंटर मजबूत है, ठीक है, सेंटर मजबूत है, यानी केंद्रीकरण की आपको प्रवृत्ति दिख रही है, केंद्रीकरण की। तो भारतीय संघ का जो गठन है वो भी कुछ हद तक कनाडाइट संघ से मिलता जुलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, इस सेंट्रलाइजेशन को रिजेंबल करता है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे समानता बताना था, पहला तीसरा समान पॉइंट है दोनों मॉडल के लिए, सी पॉइंट करेक्ट है। 34 देखिए, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कौन से सिद्धांत निहित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो शर्त थी संसदीय प्रणाली की, वो क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, सरकार की, किसके प्रति, संसद के प्रति, और संसद के माध्यम से नागरिकों के प्रति। आपको पता है संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, और एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट में कौन लोग होते हैं, 15% होते हैं। कैबिनेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट में सदस्य लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे कैबिनेट में, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के ही होते हैं। और लोकसभा में कौन बैठते हैं, सांसद लोग बैठते हैं, ठीक है। राज्यसभा में कौन बैठते हैं, यहाँ पे भी सांसद बैठते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे भी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे भी है। लोकसभा में सांसद रहोगे तभी कैबिनेट में जा पाओगे, राज्यसभा में सांसद रहोगे तभी कैबिनेट में जा पाओगे। इसका मतलब है कि पहले आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, पहले आपको सांसद होना पड़ेगा, उसके बाद कैबिनेट में जाएंगे। कैबिनेट में होने का मतलब है कि आप सांसद के साथ साथ मंत्री भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि एक सांसद 2 जगह बैठ रहा है, लोकसभा में भी बैठता है और कैबिनेट में भी बैठता है, या फिर ये कह लीजिए राज्यसभा में भी बैठता है और कैबिनेट में भी बैठता है। अब पहला पॉइंट पढ़िए, मेंबर जो हैं विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होने के कारण दोहरी सदस्यता का आनंद लेते हैं। आपने देखा 2 जगह बैठ रहा है, विधायिका यानी संसद की बात कर रहे हैं, संसद में लोकसभा राज्यसभा कुछ भी हो सकता है, और कार्यपालिका को आप यहाँ पे कैबिनेट समझ लीजिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट आ जाइए। सेकंड पॉइंट है, सरकार का मुखिया राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। सरकार का मुखिया यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राष्ट्र अध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट। तो भारत की संसदीय प्रणाली में हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या हेड ऑफ द स्टेट है, बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो विशेषता है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की है। कहाँ की है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, यानी ये आप यूएसए में देखेंगे। यूएसए में जो बाइडेन साहब को आप जान रहे हैं, जो बाइडेन साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है, और हेड ऑफ द स्टेट भी जो बाइडेन साहब ही हैं, यानी ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। यानी सरकार का मुखिया भी जो बाइडेन है और राष्ट्र के अध्यक्ष भी जो बाइडेन साहब हैं। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी राष्ट्र का अध्यक्ष जो है वो प्रेसिडेंट साहब है, और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो कौन है, वो पीएम साहब है, ठीक है, उसको पीएम बोला जाता है, यानी यहाँ पे मोदी हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद साहब। तो यहाँ पे आपको 2 आदमी अलग अलग दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक ही आदमी था दोनों। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट गलत है। अब तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरे पॉइंट में लिखा है शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। आपने सेपरेशन ऑफ पावर तो देखा था इंडिया में, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखा। जैसे आपने अभी देखा ना कि कैबिनेट जिम्मेदार है संसद के प्रति, इसका मतलब है कि दोनों संस्थाएं जो हैं वो पैरेलल चलने वाली हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैबिनेट अपना काम कर रही है और संसद अपना काम कर रही है। एक काम तो आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा ना कि जो बाइडेन साहब को कांग्रेस से मतलब ही नहीं है, वहाँ की संसद से मतलब ही नहीं है। तो एक तरफ पूरे जो बाइडेन साहब और दूसरी तरफ वहाँ की संसद, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे सही बताना था, तो यहाँ पे 2-3 तो गलत हो गए, केवल एक सही है। पहला पॉइंट सही देखा था ना, हाँ पहला पॉइंट सही देखा था। चलिए आगे बढ़े भैया, आ जाइए 35 देखिए। यहाँ पे कंपेयर पूछा है संसदीय प्रणाली के भारतीय और ब्रिटिश मॉडल के बारे में बताना। आपको पता है भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। ये आप लोग फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। और जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया ही था तो सेम होना चाहिए, नहीं सेम नहीं है, कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे आप लोग जानती हैं कि ब्रिटिश मॉडल में क्या है, राजा होते हैं। अभी ब्रिटेन का प्रेसिडेंट होता है क्या? कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। वहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह राजा होते हैं। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है? पीएम होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह राजा है ब्रिटेन में, और सरकार के मुखिया के तौर पे पीएम है। अगर वहाँ पे राजा हैं तो फिर गणतंत्र नहीं है वहाँ पे, है ना, रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे क्या है? राजतंत्र है। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे राजतंत्र ना होकर गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ पे जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे, यानी प्रेसिडेंट होंगे, उनका चुनाव होगा। वो चुनाव के माध्यम से आएंगे, इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। क्लियर है? अब पहला पॉइंट पढ़िए, दोनों में संसदीय लोकतंत्र की गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो कहाँ है रिपब्लिक सिस्टम? दोनों में, एक जगह राजतंत्र है, एक जगह गणतंत्र है, तो गलत हो गया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, वहाँ की संसद की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। बहुत पावरफुल टूल है ब्रिटिश मॉडल का, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, संसद की संप्रभुता। ब्रिटिश मॉडल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि वहाँ की पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और पावरफुल कैसे है कि वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, वहाँ की संसद पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सीमाएं नहीं है। और संसद की पावर पर लिमिटेशन कौन लगाता है? कोर्ट लगाता है, जुडिशरी लगाता है, यानी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से किसी भी कानून को रद्द करता है। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आया कि ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, तभी तो संसद पर लिमिटेशन नहीं है। तो जब लिमिटेशन नहीं रहेगी तो पावरफुल रहेगी। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो फिर वो सर्वे सर्वा है, उसमें आप एक शब्द भी चेंज नहीं कर सकते हो जब तक खुद वहाँ की संसद ना चाहे। इसका मतलब है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। लेकिन इंडिया में तो उसको काटने वाले बहुत लोग हैं, बहुत संस्था हैं। एक तो खुद जुडिशरी है यहाँ की, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम की, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की पल्स समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या क्या देखा था हम लोगों ने? पहला पॉइंट गलत देखा था। दूसरा पॉइंट, संसद की संप्रभुता केवल ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। या तो संसद को भी संविधान के अनुसार चलना है, वहाँ पे कौन सा संविधान है? लिखा ही नहीं है, लिखित ही नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं वहाँ का, अलवारी से खोजना पड़ता है कागज़। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी की प्रणाली केवल ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में पाई जाती है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने देख ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री की संसद के प्रति, संसद के माध्यम से जनता के प्रति। तो यहाँ पे आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। कानूनी जिम्मेदारी लिखी है, कानूनी जिम्मेदारी यहाँ पे मंत्री नहीं लेते हैं, ये तो भैया प्रशासनिक अधिकारियों पे होती है। मंत्री यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट। अगर काम गड़बड़ हो जाता है तो पूरा जिम्मा किसका है? प्रशासनिक अधिकारियों का। अगर किसी जिले में कानून व्यवस्था भंग होती है तो किसके कान खींचे जाते हैं? डीएम और एसपी के कान खींचे जाते हैं, किसी नेता के कान थोड़ी ना खींचे जाते हैं। तो ये सीन जो है ना वो इंडिया में नहीं है, ये ब्रिटेन में ही है। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट गलत बताना था, ठीक है, गलत बताना था तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, नहीं तो तीसरे पे मार के चले जाते। मैं भी किसी में नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं भी गलत आंसर लगा देता हूँ यहीं पे पढ़ाते समय ही। तो आप लोग चेक कर लिया कीजिए, हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, नेशनल इमरजेंसी के संचालन के दौरान आर्टिकल 19 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होते हैं। चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रूल हो, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह हो, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। 1978 से पहले ये भी सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन हम लोगों को 44वें संविधान संशोधन ने बचा लिया यहाँ पर। और इस संविधान संशोधन ने व्यवस्था कर दी कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। 20 और 21 देख लिया, अब आर्टिकल 19 पे आ जाइए। आर्टिकल 19 एक ही स्थिति में सस्पेंड हो सकता है, वो है नेशनल इमरजेंसी। और ये नेशनल इमरजेंसी किस आधार पे हो? जब बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक है, किसी दूसरे देश ने, बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो, तब 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या 19 को सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। 19 को सस्पेंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है बाहरी आक्रमण। तो ये पॉइंट तो गलत लिखा है ना। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश मौलिक अधिकार, अधिकांश फंडामेंटल राइट डायरेक्टली लागू करने योग्य होता है, जबकि उनमें से कुछ को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए कानून के आधार पर लागू किया जा सकता है। ये तो आसान है ना। आर्टिकल 17 है, तो आर्टिकल 17 कानून के आधार पर लागू किया जाता है ना। आर्टिकल 15-16 से जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? कानून के द्वारा ही तो मिल रहा है। अब आर्टिकल 19 का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। आर्टिकल 19 के बारे में भी हम लोग पढ़ें कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है बाहरी आक्रमण के द्वारा।
तो इमरजेंसी वाले कानून बनेंगे ना तभी सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के लिए और फिर से बहाली करने के लिए कानून की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आप आर्टिकल 21 की बात लीजिए। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, तो जीने के अधिकार के लिए कोई कानून थोड़ी ना बनाओगे भाई। ये तो नेचुरल जस्टिस है ना। किसी को सांस लेने के लिए कानून थोड़ी ना बनाओगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली लागू होता है। तो आप कुछ इस सेंस से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कुछ आर्टिकल कानून के आधार पर लागू किए जा रहे हैं और कुछ मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, फंडामेंटल राइट नेचर में एब्सोल्यूट है। तो ऐसा तो नहीं है, इसको तो हम लोग कई बार अच्छे से समझ चुके हैं। ये पॉइंट गलत है, ठीक। एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर होते हैं ये सब। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो गलत में 1 और 3 हो जाएगा, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए आगे आ जाइए। 37 देखिए। 37 में आर्टिकल 13 के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल 13 को हम लोगों ने पहले प्रश्नों में भी सीखा था। ये क्या है? ये जुडिशल रिव्यू है, ये न्यायिक समीक्षा है। यहाँ पे जुडिशरी को पावर दी गई है कि कोई कानून यदि संविधान के संगत नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो उसको जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, ठीक है। अब पढ़िए पहला पॉइंट, यह कानूनों को अमान्य घोषित करने का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे नल एंड वॉइड की जो बात हो रही थी वो यही लिखा है, यदि वे किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। दूसरा पॉइंट है, इसके तहत कानून की परिभाषा में कानून के गैर विधायी स्रोत शामिल नहीं है। गैर विधायी का मतलब है, विधायी स्रोत का मतलब क्या है? विधान का काम कौन करता है? संसद करती है। संसद यानी लॉ बनाती है, कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। तो उस कानून में जो भी प्रोविज़न लिखे होंगे तो वो सारे प्रोविज़न तो इसी कानून से चलेंगे, रेगुलेट होंगे। लेकिन समाज में बहुत सारे प्रोविज़न, बहुत सारे कानून ऐसे भी तो हैं जिनको संसद ने बनाया नहीं है, लेकिन वो एक तरह कानून की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग प्रथाओं की बात करें, प्रथाएँ, रिचुअल्स की बात करें, तो ये भी एक तरह से कानून का काम करती हैं समाज के लिए। लेकिन इनका स्रोत विधायी स्रोत नहीं है, संसद ने नहीं बनाई है ये प्रथाएँ, इसलिए इनको गैर विधायी स्रोत बोला जा रहा है। गैर विधायी स्रोत यानी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स। क्लियर है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ संसद ने बनाई नहीं है तो संसद इस पर काम नहीं कर सकती है इसको रोकने के लिए। उस प्रथा पर भी कानून बना सकती है संसद, ठीक है। तो इस कानून में ये सब भी शामिल है, यानी हर तरह के कानून जुडिशरी आर्टिकल 13 के तहत नल एंड वॉइड कर सकती है, चाहे वो विधायी स्रोत हो, चाहे वो गैर विधायी स्रोत हो। क्लियर है? ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती भाई? बिल्कुल दी जा सकती है। 32(226) से मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसमें रेट इशू होती हैं। 32 से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 226 से हाई कोर्ट रेट इशू करता है। फंडामेंटल राइट चैलेंजेबल होते हैं, ठीक है। चैलेंजेबल नहीं होते अगर तो हम लोग तो बर्बाद हो जाते, फिर डीपीएस भी चैलेंजेबल नहीं होते हैं। ये पॉइंट गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चुनौती नहीं दी जा सकती लिखा है। यहाँ पे सही बताना है ना, सही बताना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सही है, सेकंड भी सही है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 38 कीजिए जल्दी से। पहला पॉइंट पढ़िए। इसके पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी पुराने प्रश्नों में, विधि की स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक प्रोसेस था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, याद आ रहा? जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ यानी विधि की स्थापित प्रक्रिया, इसका दायरा बहुत कम होता है। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि यदि सरकार 100 लोगों की हेल्प करना चाहती है और किसी कारण से 10 लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही है, तो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलेगा कि 10 लोग जो वंचित रह जा रहे थे सहायता से, इनको भी सहायता मिलनी चाहिए। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि 100 को हेल्प करना चाह रहे हो तो 100 को ही मिलना चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। इतना क्लियर? अब इसके बाद एक पॉइंट आपको देखना है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए। यहाँ पे 2 शब्द हैं, कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, EBL। दूसरा शब्द है कानून के समान संरक्षण, इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, EBL और EPL। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है वो कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। पहली चीज़ क्लियर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो कानून के समान संरक्षण पर आधारित है, ये चीज़ जान लीजिए। समझ आया? प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ को इंडिया में फॉलो किया जाता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को USA में फॉलो किया जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ पे फॉलो किया जा रहा था? USA में। तो कानून के समक्ष संरक्षण की अवधारणा कहाँ होगी? ब्रिटिश मूल होगी या फिर USA होगा? USA होगा। ये गलत लिखा है। समझ आया? क्लियर है? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर से सीखते हैं इसको जल्दी से।
पहला पॉइंट, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा अमेरिकन संविधान से ली गई है, बिल्कुल गलत है, ये ब्रिटेन से ली गई है, उल्टा लिखा है यहाँ पे एक्चुअली। और कानून के समान संरक्षण की अवधारणा यूएसए से ली गई है, ठीक, तो ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति को दर्शाती है। देखो, हम लोगों ने कानून के समक्ष समानता पढ़ा यानी ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरी चीज़ पढ़ी कानून के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईपीएल पढ़ा। इसको नेगेटिव बोला जा रहा है कि ये नेगेटिव अवधारणा है और इसको पॉजिटिव अवधारणा बोला जाता है। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे 10 लोग वंचित रह जा रहे थे। और ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपने अभी देखा ये 10 वंचित जो रह जा रहे थे इनको भी हेल्प मिलना चाहिए, ठीक है, इनको भी हेल्प मिलना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है सीखने का। दूसरा फैक्टर ये है, इस पिक्चर को देखिए, ये पहली पिक्चर जो है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समानता है। और ये दूसरी पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है ईपीएल यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। यहाँ पे किसी प्लेग्राउंड का सीन है और यहाँ पे आपको दर्शक दिख रहे हैं। यहाँ पे आप तीनों व्यक्तियों की हाइट देखिए और यहाँ पे जो समान संरक्षण दिया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म है। लेकिन उससे हो क्या रहा, यहाँ पे ये छोटा वाला जो व्यक्ति है वो अल्टीमेटली देख नहीं पा रहा है, इस टूर्नामेंट को देख नहीं पा रहा है। हेल्प तो उसको उतनी ही मिली है जितनी बाकी सभी को मिली है, उसके बावजूद भी ये वंचित रह जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में देखिए यहाँ पे उसी हिसाब से हेल्प की गई जिसको जितनी ज़रूरत है, यानी यहाँ पे परिस्थितियाँ भी देखी जा रही हैं। पहले वाले व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी है कि इसको संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे वाले व्यक्ति को उसी हिसाब से संरक्षण दिया गया है और तीसरे वाले व्यक्ति को और ज़्यादा संरक्षण दिया है। तो अब समझ में आया ना ईबीएल और ईपीएल। तो पॉजिटिव कौन हुआ? पॉजिटिव ईपीएल हुआ और नेगेटिव कौन हुआ? नेगेटिव ईबीएल हुआ, जो हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल में देखा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग वंचित रह जा रहे थे। चलिए, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट देखिए, कानून का समान संरक्षण यानी ईपीएल की बात कर रहा है, एक सकारात्मक अवधारणा है जो समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता को दर्शाता है। समान परिस्थिति का मतलब है, मान लो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में 5 लोगों की परिस्थिति एक जैसी है और बाकी 5 जो हैं उनकी परिस्थिति दूसरे तरीके की है। तो पहले जो 5 हैं इनको इनके हिसाब से कानून दे दो और दूसरे जो 5 हैं इनको इनके हिसाब से कानून दे दो। क्लियर है? तो ये पॉइंट सही लिखा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत था, दूसरा और तीसरा सही है, तो यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? चलिए 39 कीजिए जल्दी से। 39 में भारतीय संविधान के संदर्भ में हम लोग को बताना है, सही बताना है। पहला पॉइंट है, कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट है। पनिशमेंट करने का सिर्फ एक ही कारण है, कानून का उल्लंघन, और कोई कारण नहीं है किसी भी व्यक्ति को पनिश करने का, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? समान कानून के लिए सभी नागरिकों की समान अधीनता। तो ईबीएल यही बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है। दूसरा पॉइंट करेक्ट है और इसी कानून के अंतर्गत सभी को रहना पड़ता है, इसी के अधीन रहना पड़ता है। आपको फंडामेंटल राइट कहाँ से मिल रहा है? 12 से 35 कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, ठीक है, यानी सोर्स कौन है? संविधान है, स्रोत कौन है? संविधान है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, परिणाम नहीं है, स्रोत है। संविधान फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है। पहला तीसरा पॉइंट गलत लिखा है यहाँ पे, समझ आया? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 देखिए आप आर्टिकल 15-16 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15-16 में सब क्लॉज भी हैं। तो जो शुरुआत के सब क्लॉज में लिखा है जो आपको दिया जाएगा राज्य द्वारा, और बाद के सब क्लॉज आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिखेंगे, यानी आर्टिकल 15 के तहत जो आपको समानता दी जा रही थी, आपसे भेदभाव नहीं किया जा रहा था, ये सब चीज़ें आपको शुरुआत के सब क्लॉज में मिल जाएगा। लेकिन बाद वाले सब क्लॉज में यही सब आपसे जो आपको दिया जा रहा था वो सब छीन लिया जाएगा। छीनने का मतलब है कि राज्य वहाँ पे भेदभाव भी कर सकती है। तो अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि किस स्थिति में भेदभाव राज्य कर सकती है। क्लियर है? और यही चीज़ 16 में भी लिखा है। जैसे आप MPPCS देते हैं, ठीक, तो MPPCS में जो फॉर्म भरते हैं MPPCS का, तो MP के तो भरते ही हैं, उनके लिए तो है ही, UP के भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन MP गवर्नमेंट ने क्या किया कि अदर स्टेट को लिमिटेड कर दिया 5%। यही तो भेदभाव है ना दूसरे स्टेट से। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के हित के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों से, कैंडिडेट से भेदभाव कर सकती हैं, और ये भेदभाव आपको 5% के रूप में दिख रहा है। समझ आया? अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए। यह प्रोविज़न करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर
डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो आइए 15 पढ़िए। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया भैया, भेदभाव नहीं करेगा राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पॉइंट नंबर सब क्लॉज आपको 4 और 5 पढ़ना है। सब क्लॉज 4 पढ़िए। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, यानी आर्टिकल 15 का जो आपने 1 पढ़ा और 2 पढ़ा, इसमें लिखी हुई कोई भी बात राज्य को स्पेशल प्रोविज़न करने से रोकेगी नहीं। ये कौन बोल रहा है? ये 15(4) बोल रहा है, यानी यहाँ पे दिया गया था और यहाँ पे छीन लिया गया। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। समझ में आया? तो यहाँ पे इस आर्टिकल के माध्यम से राज्य सरकारें भेदभाव भी कर सकती हैं। किस वजह से भेदभाव करेंगी ये भी लिखा है, फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी SC, ST, OBC के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए सरकारें भेदभाव कर सकती हैं। तो आपको जो रिजर्वेशन दिखता है तो वो रिजर्वेशन का सोर्स क्या है? यही तो है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड बताए गए हैं, आधार बताए गए हैं, जिन आधारों पे सरकारें भेदभाव नहीं करेंगी, जिन आधारों पे सरकारें भेदभाव नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑफ लिखा है, केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई आधार होगा तब तो भेदभाव कर सकती है ना राज्य सरकारें, बिल्कुल कर सकती हैं। इतना क्लियर है? अब वापस क्वेश्चन पे चलिए, वापस क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्या लिखा है? यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, यहाँ पे केवल नहीं लिखा है, यहाँ पे केवल शब्द इन्होंने नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे साथ के बाद यहाँ पे केवल लिखना चाहिए था इनको, तब जाके पॉइंट सही होता। दूसरा पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 15 के सभी प्रावधान बोल रहा, हम लोगों ने सभी प्रावधान देखे नहीं है अभी, केवल राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपने अभी आर्टिकल कौन सा देखा था? आर्टिकल 15(1) देखा था, और 15(1) में क्या लिखा था कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(1) में देखा था, लेकिन 15(2) में क्या लिखा है तो देखा ही नहीं। 15(2) में कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं जो लागू होती हैं राज्य पे भी और प्राइवेट एंटिटी पे भी, यानी निजी व्यक्तियों पे भी। इसका मतलब है कि निजी व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा किसी दूसरे व्यक्ति से। किन आधारों पे? वही आधार 15(2) में लिखा है। देखिए 15(1) तो देख लिया था, स्टेट के लिए लिखा था, और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? ना तो राज्य भेदभाव करेगा और ना ही कोई निजी व्यक्ति भेदभाव करेगा। जैसे यहाँ पे एक्सेस टू शॉप्स लिखा है, पब्लिक रेस्टोरेंट लिखा है, और पब्लिक रेस्टोरेंट किसका होता है? मान लो निजी व्यक्ति का है, किसी निजी व्यक्ति, यानी वो मालिक है, उस होटल का मालिक है। तो ये मालिक किसी व्यक्ति को उसके धर्म और जाति के आधार पर ये नहीं बोल सकती है कि आप हमारे होटल में मत आइए, आपकी एंट्री नहीं हो सकती। इतना मालिक नहीं बोल सकता है, कोई दुकान वाला नहीं बोल सकता, कोई होटल वाला नहीं बोल सकता है। पुराने समय में गांव का जो कॉमन कुआं रहता था, उस कुएं से सभी जाति के लोग पानी नहीं भर सकते थे, एक साथ नहा नहीं सकते थे, एक साथ रोड पर चल नहीं सकते थे, मंदिर में सभी जाति के लोग नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो 15(2) में समझ लिया, 15(2) में राज्य से भी संरक्षण दिया गया है और निजी व्यक्ति से भी संरक्षण दिया गया है, लेकिन 15(1) में सिर्फ और सिर्फ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। चलें वापस क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में? आर्टिकल 15 के सभी प्रावधान में, यानी ये पहला और दूसरा दोनों की बात कर रहे हैं, केवल राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो गलत लिखा ना, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट है, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और भेदभाव कर सकती है बाकी लोगों से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे गलत कौन था? पहला गलत है और दूसरा गलत है, और यहाँ पे सही बताना था तो केवल 3 सही है। समझ आया? चलिए 40 क्वेश्चन हो गया, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।